मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो अल्सर है, जिसे हिंदी में आप घाव, फोड़ा, जख्म ये सब बोल सकते हैं। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स जो आते हैं वो ये अल्सर के साथ आते हैं। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत में बताना चाहूँगा कि अल्सर होता क्या है। तो ये जो भी आपके स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि जो आपके मुंह का अंदरूनी हिस्सा है या जो आपका पेनिस है उसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो उस पे अगर जख्म हो जाए तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अल्सर बोला जाएगा। तो अल्सर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप और हम देख के ना समझ जाएं, हमें भी समझ जाता है कि हाँ ये जख्म हो गया है। दूसरी चीज़ जो होती है ये कहाँ कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स हम देखते हैं उनमें पैरों के ऊपर रहता है, हाथों पर रहता है या मुंह के हिस्से में रहता है या कई बार जो मलद्वार है वहाँ पर रहता है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों से दोस्तों कि इसमें आज मैं जो गैस्ट्रिक अल्सर या जिसको आप पेप्टिक अल्सर बोलिए, जो कि हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है, डियोडेनल अल्सर बोल दीजिए, उस बारे में मैं कभी और आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आज जो अदर अल्सर्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जो पेशेंट्स होते हैं मेनली वो पैरों पर, मुंह में या हाथों पर, उस तरह की जगहों पर वो जो घाव है वो लेकर आते हैं। तो ये तो हो गई कि उसका साइड्स क्या होता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि व्हाट आर द कॉजेज़, इसके बेसिकली कॉज क्या होते हैं। तो जो अल्सर होने के मोस्ट कॉमन कॉज में जो चीज़ आती है वो है ट्रॉमा। मीन्स कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से अगर चोट लग जाती है तो वो एक अल्सर का कारण हो सकता है। दूसरी जो चीज़ आती है वो ये होती है कि हो अल्सर ये किसी को भी सकता है, बट मोस्ट कॉमनली उनमें होता है जो कि माल नरिश्ड होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं या जिनको ट्यूबरकुलोसिस है या जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं या ओल्ड एजड जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अल्सर उनमें डेवलप होगा। बेसिकली इसका कारण ये होता है कि उनके जो बॉडी की कैपेसिटी होती है हीलिंग की, वो कंपैरेटिवली यंग पर्सन्स के या हेल्दी पर्सन्स के कंपैरिजन में कम होती है। तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है कि हर एक घाव के लिए या अल्सर के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। कई बार जैसे छोटा मोटा कट या ये हो जाता है तो उसका घरेलू तरीके से हम इलाज कर लेते हैं, डिटॉल से, सैवलॉन से, बिटाडिन होता है वो अप्लाई करके वो ठीक भी हो जाता है। तो मैं आज जो आपको बताना चाहूँगा कि किस कंडीशन में आपको समझना चाहिए कि नहीं इस घाव के लिए या इस अल्सर के लिए, वो चाहे आपको हो या परिवार में आपके किसी सदस्य को हो, तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है या मुझे डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए। तो बेसिकली वो जो अल्सर्स होते हैं इनको जो डिवाइड किया गया है उस पर डिपेंड करता है। मेडिकल क्लासिफिकेशन तो बहुत डिटेल्ड है, उसकी आपको जानकारी रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिकली आपको दो ही डिवीज़न याद रखना है जो अल्सर में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। जो इसका ड्यूरेशन होता है या कितने लंबे समय से ये अल्सर है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। एक एक्यूट अल्सर होता है और एक
क्रोनिक अल्सर होता है। 2 कैटेगरी होती है। जो एक्यूट अल्सर होता है वो बेसिकली आपको 3 महीने से कम ड्यूरेशन का होता है। मीन्स 3 महीने का मतलब हो गया 12 हफ्ते। और जो क्रोनिक अल्सर्स होते हैं वो 3 महीने से ज़्यादा के होते हैं, 12 हफ्ते से ज़्यादा के होते हैं। तो अगर कोई भी अल्सर क्रोनिक होता है जो कि 3 महीने से ज़्यादा लंबा खींच रहा हो, तो उसमें तो दोस्तों ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि उसमें आपको डॉक्टरी सलाह लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन जो एक्यूट टाइप के होते हैं वो भी अगर आपको दिख रहा हो कि उसमें कुछ जो रेड फ्लैग साइंस आप बोलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा मवाद आ रहा हो, पेशेंट को बुखार आ रहा हो या उसमें बदबू आ रही हो, तो ये सब रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसमें एक्यूट अल्सर्स के कंडीशन में भी आपको डॉक्टरी सलाह जल्द से जल्द लेनी चाहिए। जहाँ तक अब हमने इसका क्लासिफिकेशन समझ लिया है कि एक्यूट एंड क्रोनिक क्या होता है, तो दूसरी चीज़ होती है ये बेसिकली जो मैंने बताया आपको कि जो इन्वॉल्व ये करता है, जो पेशेंट्स मेनली जो इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र करते हैं वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो माल नरिश्ड होते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो, या जिनको टीबी की बीमारी है, या स्पेसिफिक लेप्रेसी की बीमारी है उन्हें, या वो माल नरिश्ड हैं। जैसे कि कई केसेस में कई मरीज हमारे लकवाग्रस्त रहते हैं, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, तो वो लंबे समय तक बेड रिडन रहते हैं, बेड पर पड़े रहते हैं, तो उनमें भी अल्सर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो मूवमेंट नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डेवलप होता है और प्रेशर पड़ते रहने के कारण वो अल्सर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है प्रेशर सोर या बेड सोर बोलते हैं उसे। तो ये एक चीज़ है हमें जो माइंड में रखनी है। तो जहाँ तक हमें पता चल गया कि हमें डॉक्टरी सलाह कब लेनी है, तो इस बारे में भी जानना ज़रूरी है कि जो अल्सर होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर आप उस या किसी भी अल्सर को नेग्लेक्ट करते हैं या क्रोनिकली वो प्रेजेंट होता है, तो कई बार वो गैंग्रीन का फॉर्म लेता है, वहाँ के आसपास के एरिया को वो सड़ा देता है, वहाँ के आसपास के एरिया में नेक्रोसिस डेवलप होता है, गैंग्रीनस हो जाता है, जो कि ट्रीट करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए भी, इवन आफ्टर फुल मेडिकल सपोर्ट। तो उस कंडीशन तक हम ना पहुँचें ये बहुत ज़रूरी है, उससे पहले डॉक्टरी सलाह लेनी बिल्कुल ज़रूरी है। जहाँ तक की बात है कि अब जब एक बार आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो अपने हिसाब से जांच वगैरह करवाते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जांच जो होता है उसका लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, कैसे या क्या क्या जांच किया जाता है। एक तो आप जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, सीबीसी डॉक्टरी भाषा में, उसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है कि कहीं आपको एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि एनीमिया भी एक कारण होता है जो कि जो अल्सर्स होते हैं उनकी हीलिंग में डिले कराता है। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है जिसकी जांच की जाती है। एक वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि जिसका काउंट अगर बढ़ा हुआ रहे तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, जो कि बढ़ा हुआ है इन्फेक्शन का जो अंश है, तो एक चीज़ वो भी की जाती है। अगर पस आ रहा हो उस घाव से तो उसको जांच के लिए भेजा जाता है, जिसको पस कल्चर सेंसिटिविटी बोलते हैं। उस अल्सर के लिए अगर वो डीप हो तो कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्सरे भी प्रेफर करते हैं, जैसे कि पैरों पर अगर वो घाव हो तो एक्सरे भी करवाया जाता है, ताकि ये देखने के लिए कि वो जो घाव है वो जो बोन है उसको भी तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ कुछ जो मोस्ट कॉमनली जो जांचें होती हैं वो करवाया जाता है। कई बार अगर बहुत दिनों से अल्सर है, जैसा कि मैंने बताया कि क्रोनिक अल्सर है और ठीक नहीं हो रहा है, तो कई सारे केसेस में बायोप्सी भी ली जाती है, एज बायोप्सी बोलते हैं जिसे,
कि एक छोटा-सा टुकड़ा जो वो घाव का है उसको निकाल कर जाँच के लिए भेजा जाता है कि कहीं वो मैलिग्नेंसी या कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। चेस्ट एक्स-रे कराया जाता है जिसमें बेसिकली रूल आउट किया जाता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो नहीं है। तो ये कुछ बेसिक जाँचें होती हैं जो कि कराया जाता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पर। जो आप ये ट्रीटमेंट जो है वो आप घर पर नहीं करने वाले हैं, आप डॉक्टरी सलाह या डॉक्टर की देखभाल में ही करने वाले हैं। बट आपको एक बेसिक जानकारी जो मैं देता हूँ, अगर जो अल्सर है वो इन्फेक्टेड है या उसमें इन्फेक्शन का अंश है, तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पस अगर उससे आ रहा हो तो उसे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजा जाता है। तो कल्चर सेंसिटिविटी पर्टिकुलरली बताता है कि उस घाव में कौन-सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन का कारण है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक स्टार्ट किया जाता है ताकि वो घाव जल्दी से जल्दी भरे। अगर उसमें सूजन है तो कई बार डॉक्टर जो हैं हमें सलाह देते हैं कि पैर हम थोड़ा अपने हार्ट लेवल से उठाकर सोएं या उस पे जैसे हम लोग एडवाइस करते हैं कि 2-3 आप नीचे पिलोज़ रख लीजिए ताकि वो आपके हार्ट लेवल से ऊपर रहे। तो ये जो होता है वो बेसिकली सूजन कम करने में सहायक होता है। कई बार उस पर हम जो क्रेप बैंडेज बोलते हैं, जो कि एक पट्टी होती है, टाइटली उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो भी सूजन कम करने में सहायक होता है। डेली ड्रेसिंग भी की जाती है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। कई बार अल्टरनेट डेज़ पे ड्रेसिंग होती है। वो ऐसी चीज़ है कि जो आपके घाव या अल्सर की कंडीशन है, वो उनकी कंडीशन है, उसको देखते हुए डिसाइड किया जाता है। और इसमें है कि कई बार अगर वहाँ पर आपके घाव में सड़न है या नेक्रोटिक टिश्यू बोलते हैं, जो कि खराब वहाँ की आस-पास की जगह हो चुकी है, जो कि सड़ चुकी है, तो उसे निकाला जाता है, जिसे डिब्राइडमेंट बोलते हैं। या पस कलेक्शन है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करके वहाँ से निकाला जाता है। और अगर उस जख्म का साइज़ बहुत बड़ा है तो कई बार स्किन ग्राफ्टिंग या फ्लैप की ज़रूरत होती है। आप उसको बेसिकली इस तौर पे समझिए कि अगर वो जख्म बहुत बड़ा है तो वहाँ पर स्किन लॉस हो जाता है, तो बेसिकली दूसरे जगह से चमड़ी निकाल कर वहाँ पर रखी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हर केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ कुछ एक केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ज़रूरी ये है दोस्तों कि आप अगर कोई भी अल्सर 1 से 2 वीक में अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा जो कि ब्लड शुगर के जांच के बारे में है। जैसे ट्रीटमेंट में एक चीज़ ये भी होती है कि अगर जैसे आपको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस किया जाता है या डायबिटीज़ डायग्नोस होता है, तो उस हिसाब से उसकी गोलियाँ चलती हैं ताकि जो रूट कॉज़ है उसको सप्रेस किया जा सके। तो बेसिकली यही है, इसमें अलर्ट रहना ज़रूरी है। कई बार जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं हमारे घरों में, वो कई बार या तो शाइनेस बोलिए या नेगलेक्ट बोलिए, उसके कारण वो डॉक्टरी सलाह से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और किसी भी तरह से परेशान हैं, जो कि डायबिटिक हो सकते हैं या कोई भी इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है उन्हें, तो प्लीज़ डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, उसमें ढिलाई ना बरतें। थैंक यू।